नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के विधानसभाओं को कवर करते हुए बीजेपी की प्रदेश भर में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को संपन्न हुई। बीजेपी ने कहा, हमारी तिरंगा यात्रा सफल रही और प्रदेश के युवाओं का जोश इस यात्रा में देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर विपक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा ये आरोप लगाता रहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा किसानों को भड़काने और बदनाम करने की साजिश है। खैर, इस यात्रा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे कोई बवाल होता। लगभग शांतिपूर्ण तरीके से यह यात्रा संपन्न हुई। वहीं कल अहिरवाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा देखने को मिली, जिसके नायक नजर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भूपेंद्र यादव के जरिए अहिरवाल को साधने की तैयारी में है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल के गढ़ को पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी को सत्ता पर काबिज हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों के दौरान बीजेपी हरियाणा में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही है। लेकिन जिन नेताओं के सहारे बीजेपी ने हरियाणा में अपनी पकड़ बनाई, उनमें ज्यादातर बड़े नेता और कार्यकर्ता दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होते रहे और बीजेपी का हरियाणा में कुनबा बढ़ता रहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अहिरवाल में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से प्रेजेंट किया, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2024 को लेकर नई रणनीति बना रही है और इसके साथ ही बीजेपी अपने बलबूते अहिरवाल के गढ़ में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। फिलहाल राव इंद्रजीत ही अहिरवाल में बीजेपी के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन राव इंद्रजीत ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। बीजेपी की इस रणनीति को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह कि क्या बीजेपी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सहारे अहिरवाल के गढ़ में अपनी जड़ों को और मजबूत करना चाहती है। सवाल यह भी कि अगर बीजेपी की यह रणनीति है तो यह रणनीति राव इंद्रजीत को कितनी रास आएगी, और सवाल यह भी कि राव इंद्रजीत की अपेक्षा भूपेंद्र यादव को अहिरवाल कितना स्वीकार करेगा। यह सवाल चर्चा का विषय रहेंगे। इसके अलावा और भी तमाम सवाल हैं। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, मैं परिचय आपका करा देता हूं। आरन मलिक मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्र मेरे साथ है। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शंभू जी, पहले आपसे मैं सवाल करूंगा, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है अहिरवाल के क्षेत्र में और उसमें चेहरा भूपेंद्र यादव का नजर आ रहा है, ये किस तरह के सवालों को जन्म दे रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी क्या संकेत दे रही है, क्या साधना चाहती है? दरअसल में जो अहिरवाल का क्षेत्र है उसमें अगर देखेंगे तो इससे पहले तक या अभी भी राव इंद्रजीत सिंह का क्षेत्र एक तरह से माना जाता है जी। लेकिन वो कांग्रेस से आए हुए हैं तो है तो बीजेपी में ही, और बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी है वहाँ पे उस क्षेत्र में। तो भूपेंद्र यादव को एक तो इनकी जो सबसे पहली एक तरह से कमजोरी कही जाएगी कि मास लीडर ये नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो ये मास लीडर नहीं है, पैरासूट लीडर है। लेकिन इसके बावजूद जो है तो बीजेपी इनको अहिरवाल क्षेत्र में लेके आई है। राजस्थान के सीमा पे भूपेंद्र यादव को एक घेरा बनाने की कोशिश है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक साथ कई पत्ते रखना चाहती है उस क्षेत्र में कि ये एक नेता पर निर्भर ना है, वहाँ पे एक मल्टी पॉकेट क्रिएट हो जिसमें कि अलग अलग लीडर के पॉकेट बने जी। जैसे कांग्रेस में भी पहले अगर आप देखते तो वहाँ पे कैप्टन अजय यादव से लेकर के, और अभी तो बीजेपी में है, जब कांग्रेस में थे तो वो पूरा एक पॉकेट एक चंक बनता था। तो उस क्षेत्र में हरियाणा प्लस कुछ राजस्थान के जिले, इन सारे चीजों को देखते हुए भूपेंद्र यादव को उस क्षेत्र में उतारा गया और वहाँ पे एक कोशिश की गई है कि एक मल्टी पॉकेट बने, अलग अलग लीडर, एक लीडर पे भरोसा ना किया जाए, अलग अलग लीडर को वहाँ पे मजबूत किया जाए। और आप देख लीजिए कि जो कास्ट पॉलिटिक्स
ऊपर से कहने के लिए होता है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब नेता को उतारा जाता है तो किस क्षेत्र में कौन से कास्ट से स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है, उसी कास्ट के लीडर को उस क्षेत्र में लाया जाता है। तो ये एक बीजेपी की कोशिश है। कितना सफल होगा, ये कोशिश कितनी सफल होगी कितनी नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात आपको मानकर चलनी पड़ेगी कि भूपेंद्र यादव की जो जनता का जो मास लीडर कहा जाता है वो नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि मास लीडर नहीं है, रसूख नेता जरूर हैं। इनका माना जाता है कि अमित शाह के बहुत करीबी इनको माना जाता है, लेकिन मैं ये हवाई लीडर में, जैसे कांग्रेस में कुछ लीडर आपके देखेंगे कि हवाई लीडर हैं, उसी तरह से बीजेपी की ये हवाई लीडर है। हाँ, ये बात अहम है कि एक मास नेता होना और एक हवाई नेता होना वो कितना किसी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, ये अभी जो भूपेंद्र यादव को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि बहुत बड़ा इस जो जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ और अभी भी उस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जो है लगातार काम कर रही है, लेकिन अहिरवाल के गढ़ में राजस्थान से भूपेंद्र यादव को लेकर आना, वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा उनके लिए सारे काम तैयार करना, ये किस रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है? 2024 टारगेट है, और जैसा कि खुद शंभू भद्र जी बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दो यहाँ पर ऐसे नेताओं को धुरी बना करके खड़ा कर दिया जाए ताकि एक पे डिपेंड ना रहे, और जिस पे आज बीजेपी डिपेंड करती है वो पुराने कांग्रेसी हैं, तो बहुत भरोसा शायद बीजेपी को नहीं है राव इंद्रजीत पर, और पहले भी कई बार आंखें दिखा चुके हैं। देखिए, ऐसे है जी, ये पिछले इलेक्शन में बीजेपी नारा लगा था अब की बार 75 पार जी, और जो रिजल्ट आए वो बीजेपी को बड़ा नैरो एस्केप। इनके बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो 50-50 हजार वोटों से हारे। जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट थे चौहाना से वो 53,000 से आ रहे, कैप्टन अब 50,000 के करीब से आ रहे, जो इनके अब प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ये तकरीबन 30,000 वोटों से आ रहे थे। पहली बात तो बीजेपी की ये गलती है जो अपनी एमएलए की सीट नहीं ले सके और 30,000 वोटों से आ रहा, उसको प्रेसिडेंट बनाना ही गलत बात। प्रेसिडेंट एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी पब्लिक में कोई इमेज हो, पब्लिक के साथ कुछ होल्ड हो। अब किसान आंदोलन की वजह होने से अब बीजेपी वो हालत है, मरता क्या न करता। तो रूरल एरिया से बीजेपी बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये इसकी रिकवरी तब होगी जब प्रधानमंत्री जिन किसानों किसी तरह से मना ले, किसान फिर मान जाए, धरने उठ जाए, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद हो, तो स्टेटस को आ सकती है। एज ऑन टुडे देहात के अंदर बीजेपी नेताओं का घुसना ही मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल रियलिटी है, मैं किसी पार्टी का बिलोंग नहीं करता। और पिछली बार भी कांग्रेस की बेवकूफी से बीजेपी जीत गई। अगर कांग्रेस वाले वक्त से भूपेंद्र हुड्डा को इंचार्ज बना देते, इलेक्शन का सब कुछ 6 महीने पहले कर देते, तो कांग्रेस की और सीट आनी थी। लेकिन जहाँ रही बात अहिरवाल की, अब किसी भी जब किसी भी पार्टी में ले लो, हमेशा 2 ग्रुप होते हैं। अहिरवाल में 2 ग्रुप है, एक इंद्रजीत ग्रुप, एक दूसरे ये जो छोटे छोटे नेता है तो इनके भूपेंद्र यादव के साथ बैठे हैं। इन छोटे इंद्रजीत जी के साथ तो हमने जाना नहीं, इसलिए भूपेंद्र यादव को ही लिया है। अब वो 1 साल में 1 बार आ गए, 2 साल में 2 बार आ गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? या तो ना उनका गढ़ हो या बैठ के काम करे, लोगों के काम करे, 20-25 दिन में एक चक्कर लगाए, फिर तो बात दूसरी है। ये तो वो फ्लाइंग विजिट है उनकी, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन के पास तो एज ऑन टुडे जब तक किसानों का, लेकिन एक बीजेपी के सामने चुनौती तो है मलिक साहब, बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत मान लिया बहुत कद्दावर चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन पहले भी कई बार ऐसा देखा गया कि अपनी बातों को मनवाने के लिए वो उनका एग्रेशन देखा जाता रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी समस्या है कि कल पुराने कांग्रेसी हैं, किसी बात को लेकर नानुकुर हो जाए तो बहुत बार देखा गया कि घर वापसी करते कोई नेता देर लगाता नहीं है, तो उनको भी ऐसा व्यक्ति वहां पर चाहिए। और अगर राव इंद्रजीत कोई कदम उठाना चाहे तो उससे पहले वो भी 100 बार सोचे कि तुम्हारे जाने से कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक और चेहरा आ गया, क्योंकि बेसिकली तो यहीं से है, वो हरियाणा से ही है, अहिरवाल से ही है। नहीं, चेहरा आया था, वो तो राजस्थान में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी 6 महीने में 1 दिन आगे, साल 2 साल में 2-3 बार आगे, फ्लाइंग विजिट होगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब राव इंद्रजीत लोकसभा सीट तो जीत जाते हैं, विधानसभाओं में राव इंद्रजीत का इतना वो नहीं कि लोकसभा में तो कई सीटें कुछ होती, कहीं कुछ होता, मिल मिला के
वो नहीं जीत जाते हैं। जैसे गुड़गांव सारा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो गुड़गांव शहर है तो गुड़गांव से ज्यादा उनको लीड मिल जाती है, इस करके जीत जाते हैं। विधानसभा के इलेक्शन में कुछ और बात है, लोकसभा के इलेक्शन में कुछ और बात है। इसलिए राव इंद्रजीत का वो पुराना है राजघराना, उससे लोगों की कुछ वो उनके साथ एक ट्रेडिशनल अटैचमेंट है। काम तो वो किसी का करते नहीं, और वो भी कोई बीजेपी ज्यादा खुश नहीं कि उनका कोई आज तक इम्पोर्टेंट महकमा तो मिला नहीं। ठीक है, का जो सड़क किसी तरह से गडकरी साहब से करके निकलवा दी, एक ट्रेन चलवा दी, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलवा दी बिपिन रेवाड़ी और गुड़गांव, ये छोटे छोटे काम, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। शंभू जी, ये जो बात मलिक साहब कह रहे हैं कि वो फ्लाइंग विजिट करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे सब वाकिफ हैं कि वो पता नहीं कब कौन सा पत्ता खोल दे। उस पर उसकी अपनी जो तैयारी है किसी भी काम को करने को लेकर, वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। अब 2024 का टारगेट लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी करनी है, और राव इंद्रजीत को लेकर तो हम पहले बात कर ही चुके हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से एकजुटता का परिचायक नहीं रहे बीजेपी के लिए। सांसद बने, अच्छी बात है, मंत्री बना दिया, लेकिन बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास नहीं है, और विश्वास बीजेपी कोई भी पार्टी क्यों इतना आसानी से किसी नेता पर भरोसा करती नहीं जो दूसरी पार्टी छोड़कर आया हो। भूपेंद्र यादव पुराने भारतीय जनता पार्टी के हैं, संघी विचारधारा के हैं, तो ऐसे में क्या ये कयास लगाए जाएं कि ये आने वाले वक्त में यहाँ पे चेहरा हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर राव इंद्रजीत का क्या कदम हो सकता है? देखिए, यहाँ पे जो मेन बात है कि एक तो बीजेपी को अगर चेहरा वहाँ पे लाना ही था तो स्थानीय नेताओं में से चेहरा को पिक करना चाहिए था। 2-3 चेहरा हैं जिनको वो पिक कर सकते थे, और वहाँ स्थानीय नेताओं को पिक करना चाहिए था। अगर राव इंद्रजीत से असंतुष्ट जो लोग हैं उनको कैटर कर रहे हैं तो उन्हीं में से स्थानीय स्तर पर नेता चुनना चाहिए था। फर्स्ट पॉइंट कि लोकल भूपेंद्र यादव को इन्होंने जो समझ के लाया हो, अभी 2 साल 3 साल टाइम है इनके पास, 2 साल मान लीजिए टाइम है, तो उस टाइम में हो सकता है कि लगातार अगर ये कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ पे जनता जो है वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। एज ए नेता जो है भूपेंद्र यादव को उस इलाके के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आपने कहा कि राव इंद्रजीत को लेकर के, तो बीजेपी का जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, उसमें अगर देखेंगे तो कितना भी कोई बड़ा मंत्री हो या कितना भी कोई सांसद हो, इस वक्त आप देखेंगे वो जनता का काम नहीं करवा पाते हैं। इवन की मंत्री बड़े मंत्रालय का जो डिसीजन है वो भी पीएम खुद ही आकर के अनाउंस करते हैं, वो मंत्री अपनी योजना भी अनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो बीजेपी का तो ये कल्चर है कि कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कोई भी छोटा मोटा काम करवाने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए कोई को सांसद रहे या बड़े पद पे रहे, कांग्रेस का कल्चर अलग था। कांग्रेस टाइम में सांसद अपने क्षेत्र में काम करवा पाते थे सांसद, लेकिन बीजेपी के साथ ये नहीं है। यही हाल स्टेट में विधायक का है कि कोई विधायक अपने क्षेत्र का एक राशन कार्ड बनवाने के लिए भी उनको परेशानी है अपने कार्यकर्ता का, तो बड़ा काम तो दूर की बात है। सारा सेंटर में सारी सत्ता पीएमओ में केंद्रित है, स्टेट में सारी सत्ता सीएमओ में केंद्रित है, और सीएमओ पीएमओ से गाइडेड है, पार्टी से गाइडेड है, आप संघ से गाइडेड है। मतलब बहुत सारे कोई डिसीजन चीफ मिनिस्टर ढंग से ले नहीं सकता है। तो कहने का सेंस कि राव इंद्रजीत के पास अपने क्षेत्र में जनता के लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। एक इसमें आपने कहा कि बहुत कुछ नहीं है, शंभू जी, बीच में सवाल मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा है कि आपने कहा कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो नजदीकियां अमित शाह के साथ हैं भूपेंद्र यादव की, वो पहले भी सामने आती रही हैं, अगर उन नजदीकियों को माध्यम बनाकर अहिरवाल के क्षेत्र में विकास की सौगात बीजेपी उनके थ्रू दिलवाती है, हालांकि वहां राजस्थान की बात करें, वहां से राज्यसभा सांसद है, वहां कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको हरियाणा में लेकर आना है तो हो सकता है कि बीजेपी की कोशिश ये रहे कि जो भी यहाँ पर विकास की योजनाएं आए, अगर राव इंद्रजीत का जो नजरिया जैसा पहले रहा वैसा ही रहता है, तो फिर क्या बीजेपी इनके जरिए अहिरवाल में विकास की सौगात को लेकर तैयारी कर सकती है? क्योंकि नजदीकियां विकास कर सकती है। ये आपकी इस बात में दम है
कि अगर भूपेंद्र यादव को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना है तो अभी आने वाले कुछ समय में कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च कराएं, कुछ योजना लेकर के आए और जनता को लगे कि इनके आने से यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो स्टेट का डेवलपमेंट है उसका क्रेडिट भूपेंद्र यादव के बजाय मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेना चाहेंगे ना। वो तो सीधा ही चाहेंगे ना कि जो स्टेट का क्रेडिट किसी ऐसे नेता को मिले जो कि इस राज्य से सांसद भी नहीं है। केवल आप जन आशीर्वाद यात्रा निकलवा के तो आप उनको नहीं कर सकते। नजदीकी, देखिए नजदीकी होना अलग बात है, किसी शीर्ष नेता से किसी नेता का नजदीकी होना अलग बात है, और काम करा लेना और मास की एक्सेप्टेबिलिटी, जनता में उसकी स्वीकार्यता, वो अलग बात है। आपको नजदीकी ऊपर तो पहुंचा सकता है लेकिन जनता में भी पैठ बना देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अभी तक का जो भूपेंद्र यादव कर रहा है कि संगठन एक अच्छा संगठन करता है, संगठन में अच्छा काम कर लेते हैं, जोड़ तोड़ लेते हैं अच्छा, लेकिन मास में जाकर के वोट भी ले आएंगे ये उनकी कैपेसिटी रही नहीं। पिछले जब हम बिहार चुनाव में देखें तो उनको वहां पर भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई, उसका भी कहीं ना कहीं हो सकता है क्रेडिट जाएगा। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव है वहां पर भी इनको एक भूमिका दी गई, वहां पर भी इनकी जो अहमियत जो है वो सामने आई थी। और तो जैसे देखिए ना कि बिहार में और राजस्थान में दोनों जगह कोई सफल तो हुई नहीं बीजेपी। अब एक चीज और है, नहीं आप बीजेपी पार्टी के तौर पे देखेंगे तो बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं है। नीतीश के साथ गठबंधन है, गठबंधन सत्ता में जरूर आ गई लेकिन प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं है। वैसे ही राजस्थान में देखिए कि जहाँ राज्य की वापसी की उम्मीद थी वहां पे जाकर के बैक हुई। तो कहने का सेंस कि प्रदर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रदेश का इंचार्ज बना देने से ये भी नहीं है। प्रदर्शन को लेकर आप एक बात कर रहे हैं शंभू जी, प्रदर्शन की जैसे आपने बात कही, बीजेपी में संघ की जो विचारधारा होती है और जो मोदी या फिर हम अमित शाह की बात करें उनको जो स्वीकार होता है वही सरदार होता है। तो अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात हम कर लेते हैं तो ये उनका नजदीकी होना और उनको हरियाणा में मनोहर लाल को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी जो है उनको नामित करती है, तो क्या वो चीजें मैटर करती हैं या फिर एक चेहरे का वहां पर पहचान होना इलाके में कि मैं यहाँ का हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है बीजेपी में? तो नहीं, बीजेपी में देखिए कि जहाँ का नेता है वहाँ पे कर्मभूमि होना या इनको तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इनको तो बताना पड़ेगा, भूपेंद्र यादव को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ का हूँ, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं काम करूंगा, कुछ करके उनको ग्राउंड पे दिखाना पड़ेगा। अभी उन पर जो स्थानीय नेता हैं, जितने भी लोग नेता वहाँ पे वर्षों से काम कर रहे हैं, वो तो ठगा महसूस करेंगे ना कि ऊपर से आया एक आदमी आ रहा है जिसको की पार्टी थोपने की कोशिश कर रही है। तो उनको जमीनी नेताओं से सपोर्ट मिलेगा, उनका विश्वास जितना, इनके लिए तो बड़ा चैलेंज बिल्कुल। होगा। जमीनी नेताओं को लेकर आपने बात की, उनका सहयोग जरूरी है। और जैसे आपने पहले कहा कि कुछ ऐसे नेता हैं जो राव इंद्रजीत के अंदर उनकी स्वीकार्यता नहीं है या फिर उनके प्रति उनका समर्पण नहीं है, वो चेहरे कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और उस कोशिश में हमने मंच पर देखा भी ऐसे नजर आया। राव इंद्रजीत मंच पर नहीं थे लेकिन वो चेहरे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो नजर आए। मैं आपके पास लौट रहा हूं मलिक साहब, ये जो प्रयास हैं, हालांकि अभी देखिए शुरुआत है और कोई हवा चली है तो उसकी दिशा किधर होगी, रुख क्या होगा, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक चर्चा का विषय बन गए भूपेंद्र यादव, और ये चर्चा आने वाले दिनों में हो सकती है अगर लगातार इनका यहाँ पर आना जाना रहता है। और जैसे मैंने कहा विकास कार्यों में इनकी भूमिका होती है। हालांकि शंभू जी का यह भी मानना है कि खुद मुख्यमंत्री क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, पर बीजेपी में ज्यादातर होता वही है जो अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये भूपेंद्र यादव जो इनका अपना हल्का ना उसी को संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर ये बार बार आएंगे राविंद्र जी की कंप्लेन करेंगे हाईकमांड को कि ये मेरे हल्के में क्यों इंटरफियर कर रही है, और वो एक दूसरे का करते भी नहीं। ये तो जब आएंगे आज अमित शाह वगैरह ये सोचेंगे भाई हमने भूपेंद्र राविंद्र जी को तो एलिमिनेट करना है, उनको उनकी जगह लाना है। जब तक ऊपर से इशारा होगा वो क्यों आए, ठीक है ये एक बार आ गया होता, एक बार तो कोई भी आ जाता है, उनकी कर्म भूमि हरियाणा से है। और ये जितने नेता बैठे थे ना स्टेज पर, ये सब डिस्ग्रंटल्ड लीडर्स है, ये सारे एंटी राविंद्र जी थी। राविंद्र जी का तो कोई भी नहीं आदमी ग्रुप का कोई भी नहीं था यहाँ पर। यादव बैठी है, ओम प्रकाश, राविंद्र जी की और हमारे मुख्यमंत्री के साथ जो को खास अच्छे रिलेशन नहीं है।
और वो कुछ हल्के के लिए करा भी नहीं पा रहे। आप देख लो राव इंद्रजीत में कौन प्रोजेक्ट लाएगा, अरे वो खास ही नहीं है, ट्रेन चलवा दी बिजली की, ये छोटी मोटी बातें की है। इसलिए अभी 3 साल पड़े हैं, एक विषय से ये विषय चर्चा का विषय नहीं बढ़ेगा। अब देखना इसका फॉलो अप एक्शन क्या है, और आजकल मंत्री के हाथ में है भी क्या है। वो तो देखिए एक आध मंत्री होता है जो अपने महकमे में खूब स्पीड से चलाता है, जैसे नितिन गडकरी जी है, वो जिस भी महकमे में जाते हैं उसमें एक किस्म का रेवोल्यूशन फैला देते हैं। जो चीज नितिन गडकरी अपने महकमे में कर सकते हैं या अपनी मिनिस्ट्री में कर सकते हैं, और कोई मंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। देख लो आप, बस ये है कि किसी को अब बदल दिया, किसी को उसको हटा के दूसरा लिया है। एक्सेप्ट नितिन गडकरी, देयर इज नो सिंगल मिनिस्टर इन द एंटायर कैबिनेट who has made a mark for himself through development work। तो ये बात है। अभी इनके पता नहीं कौन सा मंत्रालय भूपेंद्र सिंह यादव के पास, तो उसमें अहिरवाल के लिए क्या कर देंगे लोग। देखिए आजकल लोग इतने दुखी है, किसान है, किसान चाहे वो यादव हो चाहे जाट हो कोई, या उसकी समस्या तो सेम है। आजकल लोग इस बात से नहीं आते किसी के पीछे, अरे भाई ये यादव है मैं भी यादव इसलिए मैं इनके पीछे लग जाऊं, या ये हरियाणा से है। तो इसमें पहले हरियाणा में कितने रहे हैं, एक बार आगे कई 10 साल में, तो उससे लोग इम्प्रेस नहीं होते। या तो इन्होंने हरियाणा में काफी काम किया, इनका पहले किया वर्चस्व है, तो लोग पीछे लगेंगे। ठीक है, उन्होंने बुला लिया, ये आगे बात। और अगर ऐसा होता है तो ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मसले को विपक्ष के तौर पर चर्चा का विषय बना सकती है, विरोध का स्वर जो है वो दिखा सकती है कि बाहरी लोगों को आप थोप रहे हैं। हालांकि कहते जरूर रहे कि बीजेपी के आपके अपने हैं। कांग्रेस में तो अपनी फूट की इतनी भारी समस्या है। उधर से शैलजा ग्रुप है, उधर से भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप है, फिर भूपेंद्र ग्रुप वाली लोग कहते हैं मेरा वर्चस्व होना चाहिए, सारे मैं इलेक्शन पार्टी को जिता देगा। वो G23 में आए हुए हैं, G23 वालों के तो आपको पता ही है, वो राहुल जी की वो उसमें अच्छी नजरों में नहीं है। तो हरियाणा जब कांग्रेस तो अपने बटी हुई है अपने उसके बिल्कुल, ये आप अहम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही आपस में बटी हुई है। पर जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 2-4 बातें थोड़ी साफ जरूर हुई हैं, उस पर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। कि पहले तो आप मलिक साहब आपका भी और शंभू जी आपका भी इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा कर रहे थे कि भूपेंद्र यादव को जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर प्रेजेंट करने की बीजेपी ने कोशिश की है, तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भूपेंद्र यादव जो हैं वो अहिरवाल का चेहरा बने। हालांकि पैनलिस्ट मेरे साथ बात कर रहे थे कि अभी से इस बात को लेकर कंफर्म कह पाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक आध यात्रा है और लगातार इस प्रकार से यहाँ पर ये यात्राएं करते रहते हैं, लगातार इसी तरह से जनता के बीच में आते रहते हैं और विकास के प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई काम यहाँ पर होता है तो फिर ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि भूपेंद्र यादव को सही में बीजेपी यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहती है बेहतर तरीके से और 2024 को लेकर रणनीति बना रही है। लेकिन अभी कहना साफ नहीं है कि सच में ऐसा होगा, क्योंकि ये एक यात्रा है और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की यात्राएं उनके दौरे जारी रहेंगे तो फिर साफ हो सकता है कि यहां पर अहिरवाल के गढ़ में राव इंद्रजीत के साथ साथ एक और पैरेलल समानांतर तरीके से भूपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करे और उसका लाभ बीजेपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लेने की कोशिश करे। लेकिन अभी इस पर साफ तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।